करें स्टार्ट। चलो, तो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था सिर्फ कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी नीड क्या है, और हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ना इंपॉर्टेंट मार्क कर भी लो, इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो क्योंकि बहुत जरूरी है। रूरल क्रेडिट, भाई क्या कह रहा है टॉपिक, क्या कह रहा है पहले ये बताओ। रूरल यानी कि हमारे वही गांव, हमारे गांव, और क्रेडिट मतलब क्या होता है? पैसा। आपने कहा कि रूरल डेवलपमेंट करना है, किसी का भी डेवलपमेंट क्या बिना पैसों के हो सकता है? किसी का भी डेवलपमेंट ना बिना पैसों के तो नहीं हो सकता। पैसा होगा तो डेवलपमेंट होगा, पैसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो रूरल क्रेडिट का जो हमारा टॉपिक है वो यही कहता है कि किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि वहां पे कितना पैसा लगाया जा रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उतनी हमें रिटर्न मिलती है। हायर द इन्वेस्टमेंट हायर विल बी द रिटर्न, कि आप जितना पैसा लगाओगे आपको उसी हिसाब से वहां पे क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उस पर कैपिटल कितनी लगाई है। कैपिटल से मतलब तो आप समझते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया। अब ये क्यों कर रहे हो? टू रियलाइज द हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या हो? हाई हो। अगर आप एग्रीकल्चर की भी बात करो तो एग्रीकल्चर के लिए भी एक ऐसा पर्सन जो ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्टिविटी करता है, जो उसका कल्टीवेशन का काम है वो ट्रेडिशनल मेथड से करता है, कि बारिश पे डिपेंड होता है, मतलब मॉनसून पे डिपेंड होता है इरिगेशन करने के लिए। जो सीड्स है वो ट्रेडिशनल मेथड से वो वहां पर बोए जाते हैं। उसके अलावा जो और भी फर्टिलाइजर्स वगैरह वो इस्तेमाल करते नहीं है। तो ऐसे में उनकी हार्वेस्ट प्लस एक ऐसे पर्सन की हार्वेस्ट जिसने HYV सीड्स यूज करे होंगे, इरिगेशन फैसिलिटी टाइम से यूज करी होगी, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया होगा ताकि क्रॉप्स को जो है पेस्ट खा ना जाए, पेस्ट अटैक ना हो जाए, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी में फर्क होगा ना। तो एक ने पैसा लगाया और एक ने पैसा नहीं लगाया, या मैं कहूं कम लगाया, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी में फर्क होगा। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस यही बताई कि क्यों पैसों की जरूरत है, क्योंकि ग्रोथ तभी हो पाएगी जब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, बट इन्वेस्टमेंट सही तरीके से होनी चाहिए। पैसा लगा देना और सही से लगा देना दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट, अब एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर में क्यों पैसों की जरूरत है। भाई देखो, जब हम एक पौधा लगाते हैं ना तो उस पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है। तुम जब पैदा हुए थे ना तो तुमसे तुम्हारे माँ बाप को भी एक उम्मीद थी कि कल को ये इस पे हम पैसा खर्च करने वाले हैं आने वाले कुछ 17-18 साल तक, या हो सकता है 21-22 साल तक। 21-22 साल बाद ये हमें रिटर्न देगा, तो रिटर्न तो बाद में दोगे ना, पर वो 21-22 साल तक तो वो पैसा खर्च करेंगे, तो उनको सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कहीं से कई बार पैसा, तुम्हारी एजुकेशन के लिए पैसा उधार भी लेते हैं, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, काम भी करते हैं। तो इसी तरीके से फार्मर्स के लिए भी यही बात कही गई कि जब एक फार्मर एक बीज को बोता है, सोइंग ऑफ सीड्स करता है, यानी कि जब बीज बोया जाता है प्लस उस सीड को क्रॉप्स में कन्वर्ट होने में, फिर मार्केट में बेचकर आने में, और फिर इनकम जनरेट होने में एक समय लगता है। हमारा फार्मर अगर इतना ही अमीर होता तो वो गरीब की कैटेगरी में क्यों आ रहा होता? हमारे फार्मर जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास, कि वो ये जो टाइम गैप है ना, कि जब हमने बीज बोया से लेकर हमारी क्रॉप्स मार्केट में जाकर बिक गई, हमारे पास पैसा आ गया, उसके बीच में एक बहुत बड़ा क्या है? टाइम गैप है। तो इस टाइम गैप को बिताने के लिए उसको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इवेंट होते होंगे यार बीच में। क्या उसको सिर्फ खेती बाड़ी थोड़ी करनी है, उसके घर में जो उसकी फैमिली है उसको उसका पेट भी पालना है, घर के और भी 10 खर्चे होते हैं। किसी की शादी करनी है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, भाई उसके लिए भी उसको पैसा खर्च करना है, और उसके अलावा बच्चों की एजुकेशन पे भी उसको पैसा खर्च करना है। अपना घर सपोज करो बनाना तो उसके लिए पैसा खर्च करना है, घर में दूध आता है उसके लिए भी पैसा खर्च करना है, सब्जियां आती है उसके लिए पैसा खर्च करना है। तो थोड़ी हर चीज आप ग्रो ही करते हो, कुछ चीजें बाहर से भी तो आती होंगी। तो हमारे फार्मर्स को उस समय को बिताने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया that an efficient and effective rural credit delivery system is crucial, बहुत जरूरी है। किस लिए? For raising the agriculture productivity and income, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके और इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन लिया कि रूरल क्रेडिट क्या है। रूरल क्रेडिट क्या है? वो पैसा है जो गांव के लोगों को जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि उसी से ही प्रोडक्टिविटी होगी। बिना पैसों के प्रोडक्टिविटी के बारे में हम नहीं सोच सकते। एक अच्छा क्रेडिट सिस्टम अगर हमें मिलेगा तो उससे फार्मर्स टाइम से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे और अपने जो इनकम के सोर्सेज हैं उसको बढ़ा पाएंगे। ठीक, अब रूरल क्रेडिट हमारे पास कहां से आता है?
ये क्रेडिट आएगा कहां से? तो आपके पास दो रास्ते हैं भाई पैसे लेने के। खुद सोचो, तुम एक बिजनेस करने जा रहे हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं पैसे लेने के। या तो तुम जाओगे बैंक के पास पैसे लेने, है ना, या तुम जाओगे अपने पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे लिए अलग टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही दो सोर्सेज हमारे पास रूरल एरियाज के अंदर भी हैं। एक को हमने नाम दिया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और इसे मैं कहूंगी इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल का मतलब है जहां पे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम होता ही नहीं है, शोषण होता है लोगों का। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब है एक फॉर्मल सेक्टर, जहां पर एक तरीके के साथ, सिस्टम के साथ काम होता है। तो दो सेक्टर हैं पैसे लेने के, कौन कौन से? एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सॉरी एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, और एक है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इन नॉन इंस्टीट्यूशनल का मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया? इनफॉर्मल सेक्टर। और इंस्टीट्यूशनल का फॉर्मल सेक्टर। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन लोग हो सकते हैं अभी मैं डिटेल में पढ़ना है, पहले सिर्फ नाम समझ लो। मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड द कमीशन एजेंट्स, या फिर हमारे रिच लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की मैं बात करूं तो कॉपरेटिव क्रेडिट, यानी कि कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं कुछ, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, द गवर्नमेंट हमारी सरकार, उसके बाद नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद एसएचजीज यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, अब डिटेल में जरा समझ लेते हैं कि एक सोर्सेस क्या क्या हैं और कब कहां किससे हमें पैसा मिलता है। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में सबसे पहले हमारे पास मनी लेंडर्स। देखो पुरानी मूवीज में क्या होते थे, बड़े बड़े ना साहूकार हुआ करते थे। साहूकार का मतलब होता है जिनका काम ही यही होता था लोगों को पैसा उधार देना, वो उनको बोला जाता था मनी लेंडर। जैसे जो स्टेटस आज के टाइम पे बैंक्स का है ना, आप कह सकते हो गांव वगैरह में, क्योंकि बैंक तो होते नहीं थे, चाचू भी साहूकार थे, तो बैंक में पहले गांव वगैरह में तो बैंक्स वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों से ही पैसा उधार लिया जाता था। ये क्या होती थी, बेसिकली रिच फैमिलीज हुआ करती थी, जिनका काम होता था कि जो भी गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं या जिनके पास पैसों की कमी है, तो उनके घर में कोई शादी हो रही है या उन्हें कोई अपने फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो ये लोग उनको पैसा उधार दे दिया करते थे। तो इनको बोला जाता था मनी लेंडर्स। मनी लेंडर मतलब वो लोग जो पैसे उधार देते हैं। सो दे वर द मेजर सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। आज के टाइम पे भी बहुत जगहों पर ये एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल आज की सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है जब से बैंक्स आ गए हैं। 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन मतलब जगह जगह पर जब बैंक्स फैल गए थे पूरी कंट्री के अंदर, तो लेकिन उससे पहले ये लोग मेजर सोर्स हुआ करते थे पैसे देने के लिए। एंड द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, मैं अगर पूरे गांव में सबसे अमीर हूं और कोई मुझसे पैसे मांगने के लिए आ रहा है, मुझे पता है मैं पैसा नहीं दूंगी तो इन्हें कहीं और से पैसा मिलेगा नहीं, तो यहां पर मुझे एक तरीका मिल गया लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, उनका शोषण करने का, कि भाई हम उनको पैसा तो देंगे। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना यहां पर लोगों का नेचर माना जाता है। तो हमें दिख रहा है कि सामने वाले की मजबूरी है, उसे पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोग पैसे उधार दिया करते थे और करते थे उनका शोषण। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण करना। Their accounts are manipulated without knowledge। अब एक बात बताओ, ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं ये इतने हाईली एजुकेटेड तो थे नहीं, थोड़ी बहुत उन्हें जमा घटा की समझ हुआ करती थी, लेकिन क्या उन्हें अकाउंट्स बनाने की समझ थी? नहीं ना। ये जो मुनीम का काम होता है वो तो भाई मुनीम ही करेगा ना। तो ऐसे में ये लोग क्या करते थे, उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर देते थे। 1000 रुपए लिए, उसे 1000 को 2000, 10,000 ये इस तरीके से बना दिया करते थे और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता था। तो इस तरीके की कैलकुलेशन, ब्याज पे ब्याज लगा के वो सब चीजों को कैलकुलेशन कर देते थे। उन्हें क्या पता चल रहा है 1000 का 10% कितना है, 20% कितना है, वो इतने पढ़े लिखे लोग थोड़ी थे, तो इतने ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया करते थे उन्हें। तो ये जो मैंने मूवी का नाम लिया ना, कि आप एक मूवी देखो माला माल वीकली, उसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लोग उनसे पैसे उधार मांगने के लिए आया करते थे, अपने सब बर्तन भी गिरवी रखवाया करते थे, तो उनका कैसे शोषण किया जाता था, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था अपने पास। ठीक है, उसके बाद दूसरे कौन होते हैं हमारे, दूसरे कहने को अपने लेकिन फिर भी बहुत दूर के लोग होते हैं, ये रिलेटिव्स, कहने के लिए अपने होते हैं ना ये। तो ये भी एक इनफॉर्मल लोन्स का टाइप है। अब इनके अंदर थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी तो शर्म होती है यार, ये इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ये कहते थे आपको जरूरत है पैसे की, कोई बात नहीं हमसे पैसे लेकर चले जाओ। लेकिन इसमें भी कुछ बदतमीज वाले होते हैं जो कहते थे कि रिश्तेदारी अपनी जगह, पैसा अपनी जगह है,
तो जो ऐसे दिखा रहा है वो तो इंटरेस्ट ले लिया करता था, बट नॉर्मली जो रिलेटिव्स हुआ करते थे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते थे कि अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो फिलहाल पैसे दे दिए, जैसे आपकी हार्वेस्ट मार्केट में बिक गई, आपकी जो क्रॉप्स है वो मार्केट में बिक गई, आपके पास पैसा आ गया तो आप उन्हें वो पैसा उनका वापस कर देते थे विदाउट एनी इंटरेस्ट। बदले में क्या करते, थोड़ी सब्जी वब्जी दे देते थे और क्या, ऐसे तो फायदा कर सकते हैं उनका। थर्ड, अब है ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट। ट्रेडर और कमीशन एजेंट का मतलब है ये बीच के लोग हैं। भाई ये क्या कह रहे हैं कि हम ना आपका सामान मार्केट में बेच आएंगे, आप हमारे पास क्या कर दो, अपने जो क्रॉप्स है वो मॉर्टगेज कर दो, फसल ही मॉर्टगेज कर दो। यहाँ पे वो कोई अपनी जमीन मॉर्टगेज नहीं कर रहे, गिरवी नहीं रखवा रहे जमीन, उस जमीन पे जो पैदावार है, जो कल्टीवेशन है बेसिकली, उसको जो हार्वेस्ट है, जो क्रॉप्स आपने ग्रो करी है, जैसे कि आपके यहाँ पे गेहूं की खेती हुई, तो आपको वो गेहूं की जो खेती आपने करी है आप उसे मॉर्टगेज कर रहे हो उनके पास। बहुत से लोग अपने खेतों में पेड़ लगाते हैं, तो आपको पता है पेड़ भी बेचे जाते हैं, पेड़ भी बेचे जाते हैं क्योंकि लोगों को वुड चाहिए ना, तो वुड भी तो बेची जाती है ना, टिम्बर बेचा जाता है। तो यहाँ पे वो लोग कहते थे कि हम आपको उधार दे देंगे पैसा, आपको क्या करना होगा, आप अपनी क्रॉप्स जो है हमारे पास मॉर्टगेज करा दो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यहाँ पे भी उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और उनकी क्रॉप्स को फिर मार्केट में कम प्राइस पे बेच देते थे। तो यहाँ पर भी तो शोषण किया जा रहा है। तो ये थे बेसिकली कौन, ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब भी क्या होता है, जो एक जगह से सामान दूसरी जगह पर बेचता है, जो खुद काम नहीं करता, दूसरे का सामान लेता है और आगे जाके बेचता है। और किस बेसिस पे काम करता होगा वो, कमीशन बेसिस पे। तो कमीशन क्या है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कमीशन ही तो एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आया हमारे रिच लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स। एक बोला मैंने साहूकार, तो दूसरा है जमींदार, जिनके पास पूर्वजों की अपनी बहुत सारी जमीनें हैं जो पहले से ही चलती आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, इनसे पैसे उधार लेते थे हमारे छोटे छोटे फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स या टेनेंट्स, यानी कि जो लोग, आपने वो सुना होगा ठेके पे जमीन ले लेना, जिनके पास खुद के पास जमीनें नहीं होती हैं वो और जो लोग खेतीबाड़ी खुद नहीं कर सकते, वो अपनी जमीनें ऐसे लोगों को क्या कर देते हैं, टेनेंट, मतलब उनको टेनेंट बना लेते हैं, लीज। वो लोग क्या करते हैं, ठेके पे दे देते हैं अपनी जमीन, कि जमीन हमारी है, आप इस पे अपनी फसल उगाओ, बदले में वो कुछ उनसे पैसा लेते हैं और थोड़ा सा अनाज भी लेते हैं, मतलब जो भी वो क्रॉप ग्रो करते होंगे उसका थोड़ा सा हिस्सा भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और टेनेंट्स जो है वो लोन लेते हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। बट यहाँ पर भी एक बात है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और एक्सप्लॉइट करते हैं पीजेंट्स को। अब आपने एक चीज नोटिस करी, हमने चारों के चारों जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पढ़े, चारों में एक बात कॉमन है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिलेटिव्स को छोड़ के, क्योंकि वो तो अपने है ना, कहने के लिए कह तो सकते हैं, है ना। तो बाकी सब लोग हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर ना कोई अथॉरिटी नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तभी तो मैंने इसको नाम दिया इनफॉर्मल सेक्टर। कोई रूल और रेगुलेशन ही नहीं है, किस बेसिस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? कोई रूल है क्या? कोई उन्हें रोकने टोकने वाला है? कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चार हमारे पास पहले के टाइम पे या आज भी बहुत सारी जगहों पर रूरल क्रेडिट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये चार हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। एक का नाम है मनी लेंडर्स, यानी कि वो लोग जो साहूकार है, जिनका काम ही है लोगों को पैसे उधार देना। दूसरे हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, वो भी कई बार हमें पैसा उधार दे देते हैं, बट मोस्टली वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। हमारे ट्रेडर्स, हमारे कमीशन एजेंट, जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स को हम अपने पास गिरवी रखते हैं और उसी क्रॉप को मार्केट में कम प्राइस पे बेचकर आ जाते हैं। और रिच लैंडलॉर्ड्स, यानी कि वो जमींदार जिनके पास अपनी कुछ जमीनें हैं, तो वो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देती हैं, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ हमने एक चीज देखा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसी एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए फिर रूरल एरियाज में आए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ठीक है। चलिए अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पे आते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में हमारे पास सबसे पहला जो सोर्स है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो अभी फिलहाल मैं बात करूं अगर कमर्शियल बैंक्स को, तो आप सभी लोग जानते हो कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। जिन बैंक्स में आज हम लोग अकाउंट्स ओपन करके बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारा पीएनबी है, एसबीआई है, कोटक महिंद्रा है, एचडीएफसी है, ये जितने बैंक्स के बारे में बात कर रही हूँ सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। लेकिन ये तो आज इतने ज्यादा फैल चुके हैं ना जगह जगह पर। कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में। तो अगर मैं 1969 से पहले की बात करूं तो इतने ज्यादा कमर्शियल बैंक्स नहीं थे और किसी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उस चीज को ओपन कर सके। तो पहले के टाइम पे ओपन हुए कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे बैंक्स खोले गए जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम की जाती थी, तो इजीली उसको ओपन किया जा सकता था। तो हमारे पास फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स निकल कर आया कोऑपरेटिव बैंक, जिनका मेन पर्पस क्या था कि भाई आप ना मनी लेंडर के चंगुल में फंसे हुए थे,
क्योंकि आपके पास कोई और सोर्स तो था नहीं पैसे लेने का। सबसे पहला सोर्स ही आपके पास मनी लेंडर ही हुआ करते थे, वो साहूकार्स। तो उनके आपको चंगुल से बचाने के लिए हमारे यहाँ पर खोले गए कोऑपरेटिव बैंक, ताकि आपको फ्रीडम मिल सके। अब वहां पे आपके साथ बुरा क्या हो रहा था कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार दिया जा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने आपके लिए दूसरा फायदा निकाला कि हम आपको पैसा उधार हम देंगे, मत जाओ उनके पास, हम तुम्हें पैसा उधार देंगे, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास आए कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे छोटे छोटे बैंक्स हुआ करते थे। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत बड़े बैंक्स होते थे, ये छोटे छोटे बैंक्स हुआ करते थे, जिसका मेन पर्पस सिर्फ यही हुआ, खोलने के पीछे मेन मकसद यही था कि हमें अपने इंडियन पीजेंट्स को, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे इंडिया के फार्मर्स हैं, टेनेंट्स हैं, इन लोगों को हमें मनी लेंडर्स के चंगुल से बाहर निकालना है। ठीक है, सेकेंड आए फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का एक मेन पर्पस हुआ करता था, ये आपको क्रेडिट देते थे अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड। ये कहते थे कि हम आपको आपकी लैंड पे पैसा देंगे, आप हमारे पास आइए अपनी लैंड लेकर का मतलब है लैंड उठा के ले जाओगे, लैंड के पेपर्स आप लेकर आइए हमारे पास, अपनी लैंड को हमारे पास मॉर्टगेज कराइए, बदले में हम आपको पैसा उधार दे दिया करेंगे। एंड दे प्रोवाइड द लोन्स फॉर द परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। और उनका पर्पस भी था कि हम आपको आपकी लैंड के बदले में लोन देंगे, लेकिन उसका भी पर्पस होगा, आप उस पैसे का इस्तेमाल करोगे अपनी लैंड के इंप्रूवमेंट में। उसके अलावा अगर आपको एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स खरीदने हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनपुट्स खरीदने हैं ताकि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सको, तो हम आपको उसके लिए पैसा देंगे। या आपको अपने कोई पुरानी उधारी चुकानी हो तो हम आपको उसके लिए पैसा देंगे। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का काम क्या है, ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। कैसे लोन प्रोवाइड करते हैं, आपकी लैंड को मॉर्टगेज करके, यानी कि आप इनके पास अपनी लैंड को गिरवी रखवाएंगे, बदले में आपको पैसा देंगे। इनका नाम ही है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये आपको पैसा सिर्फ आपकी लैंड के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं कि आप अपनी लैंड में इंप्रूवमेंट करोगे, आप कुछ इनपुट्स खरीद के ला सकते हो ताकि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको, और अगर आपकी कोई पुरानी उधारी है लैंड से रिलेटेड तो उसको चुकाने में भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आया हमारे सबसे बेहतरीन चीज कमर्शियल बैंक्स। ये आया बढ़िया वाली चीज। तो आफ्टर द नेशनलाइजेशन इन 1969 में जब जगह जगह पर कमर्शियल बैंक्स खोले गए, क्योंकि पहले भी थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि नेशनल कमर्शियल बैंक्स थे नहीं, कमर्शियल बैंक्स थे लेकिन बहुत कम जगहों पर थे, इतने वाइडली स्प्रेड नहीं थे हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। तो जब 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ तो इन्होंने अपनी ब्रांचेस रूरल एरियाज में भी खोली, ठीक है, गांव में भी खोली, और डायरेक्टली फार्मर्स को पैसा देना शुरू किया। इसका मतलब वो जो बीच में एजेंट थे ना, जो लोग बीच में आ रहे थे, अब वो खत्म हो गए, क्योंकि उनको डायरेक्टली पैसा मिलना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। नाम क्या बताता है, आप कह रहे हो कि चलो कमर्शियल बैंक थोड़ी पहुंच से दूर है, थोड़ा आपको बाहर निकल के ही बैंक्स मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपके गांव के अंदर ही बैंक मिल जाए। तो ऐसे में अगर किसी को गांव के अंदर ही फाइनेंस की जरूरत है, वो नहीं जाना चाहता है बाहर इतनी दूर, तो पैसा कैसे मिलेगा, तो उनके लिए आए आरआरबीज, रीजनल, यानी कि हर एक रीजन में एक बैंक एस्टैब्लिश कर दिया गया, और उसका मेन पर्पस सिर्फ किसके लिए है, रूरल एरियाज के लिए, ये अर्बन एरियाज के लिए है ही नहीं। अब जैसे कमर्शियल तो अर्बन एरियाज के लिए भी है, बट यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स प्योरली किसके लिए बना दिए गए, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए। सो दे ओपन इन दोज एरियाज वेयर देयर आर नो बैंकिंग सिस्टम और फैसिलिटीज। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर खोले गए जहां पे बैंक की सुविधाएं नहीं थी। भाई कमर्शियल बैंक जहां नहीं पहुंच सकते थे, वहां पर हमने आरआरबीज खोल दिए। ठीक है, और ये आपको मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको क्रेडिट देते थे, और अदर फैसिलिटीज में जैसे कि अगर आपको अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी जमा करके रखने हैं, भाई आपके जमीन के कागजात आपको लगता है कि चोरी वोरी हो सकते हैं, तो वो आप वहां पर रख सकते हो। उसके अलावा आपको अदर चीजों के लिए अगर लोन वगैरह चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड करते थे लोन। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने 4 पढ़े। क्या पढ़ा इनके बारे में, पहले हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक, ये छोटे छोटे बैंक्स है, कमर्शियल बैंक से थोड़े छोटे बैंक्स होते हैं ये, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था उस टाइम पे कि एक बहुत बड़ी नीड थी कि मनी लेंडर के चंगुल से हमें अपने इंडियन पीजेंट्स को आजाद कराना है, तो इसलिए खोले गए। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या प्रोवाइड करते थे, क्रेडिट। फिर लैंड डेवलपमेंट के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ओपन हुए, जिनका मेन काम था सिर्फ लैंड का डेवलपमेंट करना, कि अगर आपको लैंड से संबंधित कोई भी इंप्रूवमेंट करना है और उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो हम देंगे, आप अपनी लैंड हमारे पास गिरवी रखवाओ, हम आपको पैसा दे देंगे। तीसरा आया फिर कमर्शियल बैंक, जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, बदले में हमें लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया। फिर जहां पे बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे थे, उन जगहों पर क्या
खोले गए? रीजनल रूरल बैंक्स, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था क्रेडिट प्रोवाइड करना और कुछ अदर फैसिलिटीज देना। ठीक है।